जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो मिशन बोर्ड एग्जाम के तहत जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उस प्लेलिस्ट के एक अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस क्षेत्रक वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन बार बार बच्चों को परेशान करता है, या मैं बोलूं कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2020 का आपका जो बोर्ड एग्जाम हुआ था झारखंड बोर्ड का, उसमें पूछा गया था कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों का तुलना करने के लिए बोला है। यानी कि रोजगार परिस्थिति का बात करो या संगठित क्षेत्रक का बात करो या असंगठित क्षेत्रक का बात करो, अंतर आपको बताना था। तो वीडियो बहुत ही बड़ा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा हूबहू पूछ दिया जाता है। तो आपको किस तरह से लिखना है और जो भी डाउट्स इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपके पास होगा, आज की इस वीडियो में मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हो इधर संगठित क्षेत्रक लिखा हुआ है, इधर जो है आपका असंगठित क्षेत्रक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपने जब बुक आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने तो अभी तक वीडियो नहीं लिया है। इसके बाद जो आपका 1 से 2 दिन के बीच में इस चैप्टर का आपको फुल टू फुल डिस्कशन वाला वीडियो आ जाएगा। तो देखिए, क्षेत्रक को 3 भाग में बांटा गया है। एक जो होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा होता है आपका द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है वो बेसिकली प्राकृतिक के उत्पादों के द्वारा जिन भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं। अब द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, जब उस पे उद्योग लगाकर या प्रौद्योगिकी लगाकर उसका निर्माण करते हैं और उस वस्तु का जब उपयोग करेंगे तो उसे द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत रखते हैं। और तृतीय क्षेत्रक में किसी भी तरह के वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को मदद करने के लिए जो क्षेत्रक खड़ा होता है उसे तृतीय क्षेत्रक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में। तो काम के आधार पे क्षेत्रक को 2 भाग में बांटा गया, एक संगठित क्षेत्रक, दूसरा क्या था? असंगठित क्षेत्रक। तो जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो कैसे लोग होते हैं? आपने गवर्नमेंट जॉब का नाम सुना होगा, या किसी प्राइवेट कंपनी में जहां पे वो फिक्स डाटा के लिए काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम सुना होगा। या आपने ऐसे व्यक्ति का नाम सुना होगा जो किसी के घर में मजदूरी करता होगा, उस व्यक्ति का नाम सुना होगा। तो जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं वो है संगठित क्षेत्र के मजदूर बोल लो या संगठित क्षेत्र के लोग बोल लो। और ऐसे लोग जो किसी के घर में जाके या मजदूरी करने का काम करते, तो ये लोग क्या होते हैं? असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई बच्चा ऐसे होगा जो मेडिकल स्टोर में काम कर रहा है, या कोई ऐसा बच्चा होगा जो मोबाइल शॉप में काम कर रहा है, किसी होटल में जाके काम कर रहा है, तो वो सारे के सारे असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग कोई गवर्नमेंट जॉब के काम करते हैं या कोई प्राइवेट बड़ी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, तो किसके आते हैं? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब होता क्या है माय डियर फ्रेंड, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब भी मैं इधर आऊंगा तो आपको एक मजदूर, या मैं बोलूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति सोचना है कि जो किसी के घर में काम कर रहा हो, और जब मैं संगठित क्षेत्र का बोलूंगा तो आप एक किसी कंपनी के एक काम करने वाले व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना। तो सबसे पहले समझिएगा, संगठित क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं इसका काम क्या होता है? सुरक्षित होता है। यानी कि आपको डेली का डेली बेसिक्स पे आपको काम मिलेगा। आपको 8 बजे जाना है और शाम को 5 बजे आना है, तो डेली बेसिक्स पे आपको काम मिल रहा है। तो यहाँ पे काम क्या होता है? सुरक्षित होता है। यानी कि रोजगार की सुरक्षा यहाँ पे होती है। लेकिन अगर आप किसी असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोग हो तो आपका क्या होता है? रोजगार की सुरक्षा यहाँ पे नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आप किसी के भट्ठे पे काम कर रहे हो, किसी के ईंटा के भट्ठे पे आप काम कर रहे हो, तो उसका मन होगा तो ईंटा का भट्ठा लगाएगा, तब जाके आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर उसको मन नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी व्यक्ति के किराना स्टोर पे काम कर रहे हो, उसका मन है 15 दिन के लिए दुकान बंद कर देगा, तो आपको 15 दिन का रोजगार वो नहीं देगा। तो यहाँ पे रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे रोजगार की सुरक्षा होती है, आपको प्रतिदिन यहाँ पे काम मिलेगा। बात क्लियर? दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जो भी काम होता है वो औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा, और हर एक कार्य का एक विधि और एक तरीका होता है, उसी विधि और प्रक्रिया के हिसाब से आपको काम करना होगा। जैसे अगर मान लिया जाए
आप टाटा मोटर्स पे काम कर रहे हो और आपका काम है केवल और केवल टाटा मोटर्स का पहिया बनाना, तो आपको केवल और केवल पहिए बनाने का ही काम हो। जब तक आप उस कंपनी में काम करोगे उस पद पे आपको वही काम देगा, उसके अलावा कोई काम आपको नहीं देने वाला है। या आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो और आप मान लो कि कोई एक ऑफिसर पद में चले गए हो, तो आपको केवल वही काम देगा जिस पद के लिए आपको नियुक्त किया गया है। लेकिन आप किसी के घर में अगर मान लो कि आप ईंट भट्टा का मजदूर हो, अरे मिस्त्री ही क्यों ना हो, लेकिन आप किसी के ईंट भट्टा में काम कर रहे हो, तो उसका मन होगा तो थोड़ा बोलेगा एक काम करो ना, तुम मिस्त्री है ना, तो थोड़ा बोलेगा जाओ तो मेरे घर में ये सामान रखा हुआ ले आओ। या आपको कभी कभी ये भी बोल सकता है कि थोड़ा कोयला उठा कर डाल दो। यानी कि डिपेंड वो करता है कि मालिक का कैसा नेचर है और मालिक आपसे क्या काम कराना चाहता है। तो यहाँ पे जो काम होता है वो औपचारिक प्रक्रिया पे वो काम नहीं होता, और ना ही इसका कोई कार्य विधि होता है कि आपको एक फिक्स काम करवाएगा या आपसे एक फिक्स काम करवाना चाहता है या नहीं चाहता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसमें रोजगार की सुरक्षा होता है, आपको डेली आप जाओगे आपको डेली काम मिलेगा क्योंकि आपको नियुक्ति किया गया है। लेकिन यहाँ पे रोजगार की सुरक्षा आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, बल्कि यहाँ पे जो भी काम कराया जाता है उसमें ना ही औपचारिक कोई प्रक्रिया होता है और ना ही कोई इसमें कार्यविधि जो होता है फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी कार्य कराया जाएगा वो औपचारिक तौर पे कराया जाएगा, यानी कि आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है केवल आपको वही काम करने के लिए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक संगठित क्षेत्र के मजदूर हो तो आपको क्या मिलेगा कि इसमें जो भी आप काम करोगे या जो भी चीजें आपके साथ की जाएगी उसके लिए पहले से ही निर्धारित और निश्चित जो है नियम तय कर दिया गया है। और इसके लिए आपको पता होगा कि जब आपने ज्वाइनिंग करा होगा उस समय आपको एक ज्वाइनिंग का लेटर मिला होगा, जिस ज्वाइनिंग लेटर में आपके काम के बारे में, आपके पद के बारे में और आपकी समस्त जानकारी कि आप कब से इस पद में नियुक्त हो रहे हो और आपको कब से कब तक का काम करना होगा, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है आपको पहले दे दी जाती है। कब? संगठित क्षेत्र में निश्चित नियमों का पालन करना होता है और वो नियम पहले ही आपको बता दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो तो अब यहां पे कोई निश्चित नियम या कानून आपका पालन नहीं करना होता। कारण क्योंकि मान लो कि अगर जैसे कि मैंने बोला कि आप टाटा मोटर्स पे काम कर रहे हो और आपको केवल और केवल पहिया बनाने का काम दिया है, तो आपको केवल पहिया ही पहिया बनाने का काम दिया जाएगा। आपको कभी भी उसका टायर अगर पंचर हो गया तो वो ठीक करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक मजदूर हो, आप किसी के घर में काम कर रहे हो, तो वो डिपेंड क्या करता है कि मालिक का मन या जो आपका स्वामी है वो उसकी अपनी इच्छा होगी कि वो आपको कैसा काम कराना चाहता है। यानी कि असंगठित क्षेत्र में मालिक या स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो आपसे करवा सकता है। यहां पर किसी तरह का कोई निश्चित नियम का पालन नहीं करना होता है, किसमें? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत। अब आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखोगे कि अगर आप जैसे मान लो कि आप एक स्कूल के टीचर हो, सपोज दैट आप स्कूल के टीचर हो, तो जो स्कूल के टीचर होते हैं आपको एक चीज पता होगा स्कूल के टीचर का एक फायदा कि सवेरे वो 9 बजे जाएंगे और शाम को वो 3 बजे क्या होते हैं घर चले आते हैं। क्या आप अगर अपने स्कूल के टीचर को बोलोगे कि सर आप 4 बजे तक रुको, तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम का जो समय होता है ना वो निश्चित होता है, वो फिक्स दिया जाता है कि कितने से कितने देर तक आपको काम करना है। लेकिन आप ऐसे ही देख सकते हो कि अगर आप मान लो कि आप किसी के दुकान में काम कर रहे हो, किसी शॉप पे आप काम कर रहे हो, किसी दुकान में आप काम कर रहे हो, तो जैसे होता है ना कि मान लो कि आपको 8 बजे दुकान खोलना है, रात 8 बजे तक दुकान चलता है सपोज दैट, तो अब रात मान लो कि 9 बजे तक आपके यहाँ पे 2-4 और कस्टमर रह गए हैं, तो आपको 8 से लेकर 9 बजे तक फिर भी दुकान में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ कस्टमर रह गए। यानी कि जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ काम करने का समय जो होता है वो अनिश्चित होता है। यहाँ पे काम करने का कोई फिक्स समय नहीं होता, वो अपने हिसाब से आपको काम जो है लंबा समय तक करवा सकता है। तो यहाँ पे काम करने का समय निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पे काम करने का समय निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखोगे जैसे आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो या बड़े बड़े वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो आप देखोगे कि अगर आपने जो आपकी समय अवधि है, जो भी 8 घंटे का काम हो या 7 घंटे का काम हो या 6 घंटे का काम हो, जो समय अवधि है, अगर आप उस समय अवधि से ज्यादा काम करते हो किसी कारण से, तो अगर आप अधिक समय तक कार्य करते हो, तो जितना भी अपने समय से जो ज्यादा आपने काम किया उस काम के लिए आपको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा या अतिरिक्त
परिश्रम जो है आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा, क्योंकि आप औपचारिक ढंग से काम कर रहे हो, संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त आपके होंगे जो बाहर में जाके किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो वो बोलता है भाई मुझे ओटी मिलता है। क्या मिलता है? ओटी मिलता है, यानी कि ओवर टाइम अगर आप काम करोगे, काम से जितना समय उससे ज्यादा अगर काम करते हो तो उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा जो है दिया जाएगा, यानी कि जो पैसा हो उससे ज्यादा आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप असंगठित क्षेत्रों में हो, मैंने खुद बताया कि आपका 8 से 8 बजे तक का ड्यूटी है, लेकिन आप एक दुकान में काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि 8:10 में कुछ और 2-4 कस्टमर आपके आ जाते हैं, तो दुकान के मालिक आपको खड़ा करके रख देगा कि भाई ये 10 कस्टमर को पहले तुम हैंडल कर लो, फिर तुम घर जाना। तो यहाँ पे जो आपने 2 घंटा या 3 घंटा उस 10 व्यक्ति को सामान देने में जो आपने टाइम एक्सपेंड किया ना, वो जो अतिरिक्त आपने कार्य किया, उस कार्य का आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। यानी कि असंगठित क्षेत्र में अधिक समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन या पारिश्रम जो है नहीं दिया जाता। इसमें किसी तरह का पारिश्रम या अतिरिक्त जो है चीजें नहीं दी जाती। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि संगठित क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, उनको कई प्रकार का लाभ भी दिया जाता है। जैसे बोनस दिया जाता होगा कि दीपावली के समय में उन लोग को बोनस दिया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है, सवैतनिक छुट्टी। सवैतनिक छुट्टी माने अगर जैसे आपने सुना होगा कोई टीचर है वो 2 दिन के लिए छुट्टी ले लिया, तो उसको उस 2 दिन की छुट्टी के लिए कभी भी उसका जो पैसा वो रोका नहीं जाएगा। क्यों? उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि पहले ही उसके लिए प्रावधान है कि उसको सवैतनिक छुट्टी मिलेगा। तो यहाँ पे सवैतनिक छुट्टी मिला जाता है। साथ ही साथ अगर आपका एक अवकाश होता है, यानी कि आपने सुना होगा कि जैसे कि मान लिया जाए कि 15 दिन का लीव ले सकता है, 20 दिन का ज्यादा छुट्टी ले सकता है, जैसे बीमार होगा तब छुट्टी ले सकता है, या मान लो कि वो कहीं जा रहा है तो छुट्टी ले सकता है ना, मेडिकल दिखा के चीजें को एडजस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति काम करता है संगठित क्षेत्र में, उस व्यक्ति को अवकाश काल में भी क्या दिया जाता है? भुगतान दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति जो होता है ना, अगर वो छुट्टी ले रहा है ना, यहाँ पे जो उसको दिया जाने वाला छुट्टी है, क्योंकि देखो हर एक क्षेत्र में जो छुट्टी होता है वो लिमिटेशन होता है कि आप इतना छुट्टी ले सकते हो या इतना छुट्टी नहीं ले सकते हो। तो अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आपको तो वेतन मिल रहा है जब आप 1-2 एक्स्ट्रा छुट्टी ले रहे हो तो। लेकिन अगर आप अवकाश काल में हो, आपने क्या करा कि आपने मान लो कि आप 15 दिन के लिए आप जो है काम पे नहीं जा पाए, आपका पेट खराब हो गया या आपका बीमार पड़ गए, तो उस अवकाश काल में भी आपको जो है संगठित क्षेत्र में जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे हो या सरकारी जॉब कर रहे हो, तो आपको वहां पे पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ भविष्य निधि के रूप में भी क्या करती है, संगठित क्षेत्र का आपसे काटती है और आपसे रख लेती है और बाद में वो पैसा देता है। अभी ये आपका क्या है, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है काम करते हैं, उनसे कुछ कुछ पैसा रख के और फिर बाद में उसको पैसा दे दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा। तो वो चीजें क्या होती है, भविष्य निधि के रूप में भी जो है चीजें आपको दी जाती है। और ऐसे कई सारे जो है लाभ आपको संगठित क्षेत्र में मिलता है। जैसे आप देखोगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, जैसे आप देखोगे तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है आपको संगठित क्षेत्र में मिलता है। लेकिन अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हो तो यहाँ पे श्रमिकों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। यानी कि अगर आप यहाँ पे छुट्टी मार दोगे तो आपको पैसा काट लिया जाएगा। आप अगर 15 दिन के लिए अगर भी बीमार पड़े हो तब भी आपका पैसा जो है यहाँ पे काट लिया जाएगा, आपको उसके लिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। या आपके यहाँ पे भविष्य निधि के रूप में, जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं ना, एफडी या ऐसे तमाम चीजें जो बोलते हैं, जो भी आपके संगठित क्षेत्र में होते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारे तमाम चीजें आपको नहीं मिलता है। अगर आप बीमार पड़े हो तो इसका भी खर्चा संगठित क्षेत्र बहुत सारे क्षेत्र में देता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप संगठित क्षेत्र में हो और आपने अपना पूरा का पूरा कार्यकाल खत्म कर लिया, आप सेवानिवृत्त हो जाते हो, तो आपको क्या होता है कि आपको आपकी कंपनी जो है वो आपको पेंशनधारी बना देता है। वो आपको क्या करती है कंपनी, आपको या जो भी जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, उस पर आपको क्या मिलेगा, पेंशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, आप सेवानिवृत्त हो गए, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी काम करने की आयु खत्म हो गई है, तो आपको किसी प्रकार का कोई सेवानिवृत्त नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैंने अभी 7 नंबर बताया, 8 नंबर का पॉइंट होगा कि ये जो होता है, इसकी जो पूरी की पूरी कार्य करने की जो तरीका होती है वो सरकार के घर और सरकार के नियमों के द्वारा चला जाता है। इसकी जो पूरी की पूरी तौर तरीका होता है वो सरकार और सरकार के
नियम और गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है, लेकिन यहाँ पे कोई नियम और कोई कानून आपका नहीं होता है। तो ये मेजर पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, कैसा लगा आपको बताना है। साथ ही साथ जितने भी वीडियो मैं अभी बना रहा हूं या जितने वीडियो में ले रहा हूं आपको देखना है, क्योंकि ये यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपने स्टार्टिंग में क्या किया ये मैटर नहीं करता, बल्कि आप अभी क्या करोगे ना, ये जो 3 महीना आपका बचा है बोर्ड एग्जाम में, आप इस पे किस तरह से लगा रहे हो ना, यहीं से आपका नंबर आएगा। क्योंकि अभी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी दौड़ पे लग चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं अभी उठ गए हैं, वो पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।